हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए भाई, आज बात करने वाले हैं लोग कुछ और रैपिड रिवीजन की तरह मजेदार टॉपिक्स के बारे में। भाई ये मजेदार टॉपिक्स तो इतने मजेदार होने वाले हैं कि क्या बताऊं। मतलब नंबर के नंबर, आम के आम, गुठलियों के दाम। हाँ, ये 3 चैप्टर्स आज कवर करने वाले हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक और बेनामी ट्रांजैक्शन। चलिए भाई शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ मनी। मुझे ये बताओ कि चलो भाई, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो कि आपने पढ़ा होगा विजय मदन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि सीक्वेंस सबसे सही क्या है। सबसे पहले क्या आता है सर? सबसे पहले आता है प्लेसमेंट। सबसे पहले आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के बाद सर लेयरिंग। लेयरिंग के बाद क्या आता है सर? उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। ओके, ये आपको पता है। चलो, सबसे पहले आएगा पॉइंट नंबर 2, देन 3, देन 1, 2 3 1, ये है आपका। दिस इज द राइट सी। अगली बात पर लेकर आता हूँ। अब कबीरा स्पीकिंग क्या करा, ग्रैंड डॉटर को किडनैप कर लिया। किसकी? देवी प्रसाद की। कबीरा स्पीकिंग हुआ था ना उसमें, और 20 लाख रुपए उसने वहां से कमा लिए। अब सबसे पहले इस पैसे को कमाने के बाद वो क्या करता है, वो इस पैसे को कहीं बहुत दूर भेज देता है, मूव्ड फार ऑफ क्राइम। जैसे मैंने ये भी बताया होगा कि अगर कोई भी इंसान चोरी करता है बाइक को या तो उसे वहां नहीं रखता, कहीं बहुत दूर भेज देता है। तो ऐसे ही फ्रॉम द प्लेस ऑफ डायरेक्ट एसोसिएशन विद, दूर भेज देता है। इसे क्या कहते हैं? प्लेसमेंट कहते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है और इसे हम प्लेसमेंट कहते हैं। सर मनी लॉन्ड्रिंग की भी कहते हैं, पर मनी लॉन्ड्रिंग का आंसर मत लगाइएगा, गलत हो जाए। अगली बात पर आता हूँ। कह रहा सर, जब आपको पैसे को आप प्रोजेक्ट करते हो या आप क्या कर रहे हो, आपके पास टेंटिंग, आपके पास ब्लैक मनी, इलीगल सोर्सेस से आया हुआ पैसा है, जिसको आप बाद में क्या कर रहे हो, एकदम व्हाइट मनी की तरह दिखा रहे हो, क्लीन मनी की तरह दिखा रहे हो। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लेसमेंट कहते हैं, मनी कहते, सॉरी, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, या इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने ऐसा कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है सर, नहीं याद आ रहा। अरे इसे मेरे दोस्त, ये आपका दूसरा स्टेप होता है, जिसे आप लेयरिंग कहते हैं। तो ऐसा क्या, इंटीग्रेशन का मतलब तो ये होता है कि जब आप पैसे को अल्टीमेटली घुमाकर वापस यूज करने के लिए चीजों को ले आओ, हम वापस इंटीग्रेट। चोर भी क्या करता है? सबूत मिटाता है। यहाँ पर यही काम होता है, सबूत मिटाने का। इंटीग्रेशन के अंदर दैट मीन्स आर गोइंग टू री एंटर द इकोनॉमी बाय परचेज ऑफ द लग्जरी। अब सर अगला फंडा आता है अबाउट एफएटीएफ, की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 1989 में आपको 40, अगर किसी बच्चे ने एफएटीएफ के बारे में पढ़ा है तो। सर पढ़ा तो है एफएटीएफ के बारे में, ठीक है। अकॉर्डिंगली 40 रिकमेंडेशन आपको दी, और उन 40 रिकमेंडेशंस के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन था कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे कम्बैट कर सकते हैं। इनमें से क्या एक करेक्ट रिकमेंडेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट, ये बताओ। सर एफएटीएफ के अंदर उसने हमारे को मोटा मोटा 5 टॉपिक। पहला कि डिक्लेरेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास जो भी मॉडलिटीज हैं हम उसे बनाते हैं। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस देखेंगे, कहाँ कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आ सकता है, और जिसके पास भी पैसा आया उस चीज को कन्फिस्केट कर लेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग को एक एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस बनाएंगे, और उसके साथ ही साथ प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, सब लोग मिलकर काम करें। सर तो ये जो आपके सब पॉइंट्स आपने बताए, ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है, डी वहां इंक्लूड नहीं होता। डी इज नॉट कि स्पेशल एक्ट बनाएंगे फॉर पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। कहाँ से आ गया के बीच में? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तो यहाँ बात बनती ही नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि सर इंडियन है ना, और एफएटीएफ इंटरनेशनल बॉडी है। इनमें से किस चीज को हम ये कहते हैं कन्वर्जन? किस कन्वेंशन ने, कौन सी कन्वेंशन ने बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन ये वाली प्रोवाइड करी, कन्वर्जन और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कि पता है आपको कि प्रॉपर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ऑफेंस और फॉर द पर्पस ऑफ डिसगाइजिंग द इलिसिट ओरिजिन। अच्छा, ताकि आप अपने सारे के सारे लीगल कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड कर। किसने ये डेफिनेशन है? और कौन सी कन्वेंशन हुआ? 1990 के यूनाइटेड नेशंस में बेसल स्टेटमेंट में
एफएटीएफ में। पता नहीं सर ये तो किस में हुआ था, अरे यार कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। एफएटीएफ नहीं दिया, वाज अबाउट द यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक दिसंबर 18। इन्होंने, जहां जिसको आप प्यार से सिर्फ और सिर्फ वियना कन्वेंशन के नाम से भी जानते हो, उन्होंने ये वाली स्टेट क्या आगे लेकर चलता हूँ सर। अब बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। इनमें से कौन सा प्रोग्राम इन द ईयर 1997 के अंदर आया एंड द मैंडेट गिवन बाय 1998 कन्वेंशन अगेंस्ट द इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ये क्या हो रहा है सर? ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहा है सर? ये तो 1997 अगर हम लोग कुछ रिलेट कर पाए तो कर पाएंगे, उसके अलावा तो सर पता नहीं क्या चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको बता, जहाँ पर आपने ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इन्होंने ऐसा। अब इसके अलावा एएमएल, ईओस्को आपने ये पढ़ा है? ऐसी कोई चीज़ें? ईओस्को क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अक्टूबर 92 के अंदर आया था। आपने जब बेसिल कमिटी पढ़ा होगा तब के बारे में सुना। यूएनओडीसी ये भी नहीं सुना? कोई बात नहीं, करते बिल्कुल भी। अगली बात पे चलते हैं। इनमें से कौन-सा ग्रुप इस पर्पज़ के लिए बनाया गया? किस पर्पज़ के लिए? आपको मैच करना है, मैच करना है, दिया नहीं था क्या? ये मैच करके थोड़ा सही से बना नहीं, वजह से बात ठीक नहीं बैठी। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अगले क्वेश्चन क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं। जब भी हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं और उसमें हम लोग टर्म को यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टर्म को यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टी टर्म को कवर किया जाता है। प्रॉपर्टी का क्या इसका मतलब है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे इंडिया के बाहर भी हो, टेंजिबल हो, ना हो। मतलब आपकी सर मनी लॉन्ड्रिंग से प्रॉपर्टी खरीदी, इंडिया के बाहर खरीदी, क्या उसे मैं मनी लॉन्ड्रिंग में काउंट करूँगा? या सिर्फ इंडियन प्रॉपर्टी जो इंडिया के अंदर है या आउटसाइड इंडिया की भी बात कर रहा है, क्या वो हमारे यहाँ की प्रॉपर्टी की डेफिनिशन में काउंट होगी? बताओ ये, यस बताओ। कह रहा सर इट विल बी कंसिडर्ड, दिस इज ट्रू, प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन एनीवेयर इन द विल बी कंसिडर्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मनी। सेक्शन नंबर 5 की बात करते हैं। लोगों ने यहाँ देखा कि भाई सरकार पकड़ भी लेती है। बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया, किसी के यहाँ पता नहीं कितने, सुन रहा है, किसी के यहाँ पता नहीं कितने हज़ार। यहाँ पर सेक्शन नंबर 5 ने बताया कि डायरेक्टर या फिर किसी और इंसान को नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर, उसको ऑथराइज़ किया जाता है जब उसके पास कुछ ऐसी खबर है, दया कुछ तो गड़बड़ है, ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल पोस्ट, उसको पास ये लगता है कि भाई कहीं न कहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, और उसको हमने ऑथराइज़ किया है कि भाई जा और उस प्रॉपर्टी को, जो भी इन्वॉल्व्ड है, उस प्रॉपर्टी को सीधा जाकर अटैच कर है। अब क्या ये इंसान जब अटैच करने के लिए जाता है, तो कितने दिन के लिए इस प्रॉपर्टी को बच्चों अटैच किया जाता है अंडर सेक्शन नंबर, सर 180 दिन के। बहुत सही। अगली बात पर आता हूँ, अगली बात पर लेकर चलता हूँ सेक्शन नंबर 12(1). अब जो भी आपकी एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी भी होगी, वो क्या करती है? अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करती है। सर ये सेक्शन नंबर 12(1) क्या है? जहाँ पर आपने बैंकिंग कंपनीज़ के बारे में, आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा होगा, आपने इंटरमीडियरीज़ के बारे में। तो कह रहा अब ऐसे ही इनमें से क्या ऑब्लिगेशन करेक्ट नहीं? सारी ट्रांज़ैक्शंस का रिकॉर्ड रखना होता है सर। बिल्कुल। कह रहा डायरेक्टर को आपको डिटेल भेजनी होती है, मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन टू द ट्रांज़ैक्शंस जो हुई हैं, जहाँ के मतलब अमाउंट एक लिमिट से ज़्यादा। जैसे अगर आपने सुना होगा कि कुछ सिनेरियोज़ के अंदर आपकी खबर अपने आप ही सरकार को दे दी जाएगी अगर आपके सेविंग्स अकाउंट पे ट्रांज़ैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू आइडेंटिफाई क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर, हाँ, उनके सारे बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल्स वगैरह सब आपके पास होते हैं। और कॉर्पोरेट टू डिस्चार्ज एनी पर्सन
एनी लायबिलिटी इनकम्बरेंस, अरे भाई ये एक फीचर तो है, पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ये ऑब्लिगेशन आपकी नहीं। ये आपका फीचर ज़रूर है, बैंक को ऐसा करना ज़रूर होता है, पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर नहीं है। ये तो बैंकिंग रेगुलेशन में आता है कि भई अगर कोई भी इंसान लोन क्लोज़ कराने के लिए आया है, तो उसका लोन क्लोज़ करिए और उसकी मदद। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोन क्लोज़ कराने के लिए आया है, आप उसका लोन क्लोज़ कर नहीं रहे हो और उस बेचारे को बिना बात के और पैसा। अब अब हम लोग अगर अगली बात करते हैं, जब हम लोग सेक्शन नंबर 12 की ही बात करें, तो सेक्शन नंबर 12 के चलते अगर कोई भी रिकॉर्ड्स यहाँ पर बनाए अंडर सेक्शन 12 वही बैंकिंग वाले, तो आपको उन्हें कितने टाइम के लिए प्रिज़र्व करना है? मेरा सर स्ट्रेट अवे इसका टाइम पीरियड यानी कि 5 इयर्स। ओके, ठीक है। अब मैं आपको अगली बात पर लेकर चलता हूँ, अगले फंडे कि सर अगर सेक्शन नंबर 17 के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को रिटेन कर लिया या किसी प्रॉपर्टी को आपने पकड़ लिया कि अब नहीं भाई, अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी। ओके, अगर किसी भी प्रॉपर्टी को हमने सीज़ कर लिया सेक्शन नंबर 17 में करा हो, चाहे आपने सेक्शन नंबर 18 में, क्योंकि आपके पास खबर थी और आपके पास जो भी ऑफिस डायरेक्टर जो ऑथराइज़ हैं, उन्होंने कहा प्रॉपर्टी को रिटेन कर लो, उसे फ्रोज़ कितने टाइम के लिए फ्रीज़ की जा सकती है? कितने दिन के लिए? 90 डेज़, 150 डेज़, 120 डेज़। सर नॉट एक्सीडिंग 180 डेज़, 180 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रॉपर्टी को आप सीज़ कर सकते हो या फ्रीज़ कर सकते हो, जैसा आपको ठीक हो। अगली बात पर लेकर आता हूँ, सेक्शन नंबर हमारे पास नहीं। अब हम लोग अगली बात करते हैं स्पेशल कोर्ट के बारे में, क्योंकि देखो बहुत बार अथॉरिटीज़ बनाई जाती हैं, अथॉरिटी करती हैं बहुत बढ़िया तरीके से। यार स्पेशल कोर्ट कभी भी ऑफेंस को अपने सामने नहीं लेता एक्सेप्ट जब तक कंप्लेंट नहीं आ जाती। कंप्लेंट कहाँ से आनी चाहिए? आपका स्पेशल कोर्ट काम करेगा, स्पेशल कोर्ट कह रहा है ठीक है भाई मैं तुम्हारे सारे के सारे काम कर दूँगा। पर अगर मेरे पास कंप्लेंट आती है, तो कंप्लेंट कहाँ से? डायरेक्टर से, ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या तो फिर इनमें से कोई भी अगर कंप्लेंट करेगा, तो भी ये काम करना शुरू कर देंगे। बताओ इनमें से कौन-सा इंसान कंप्लेंट कर सकता है? बेटा नहीं भी आता तो परेशान मत हो। इतना दिमाग लगा लो कि मैंने आपको बोला भी था कि ऑल ऑफ द अबव मार्क करके आ जाना, अगर ऐसे कभी भी फँसते हो तो। इनमें से कौन-सी गाइडलाइंस हैव बीन इश्यूड इफेक्टिव ताकि बैंक्स किसी भी तरीके से अगर कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसके सारे के सारे क्रिटिकल एलिमेंट को पकड़ पाएँ। इनमें से कौन-सी गाइडलाइंस हमने बैंक्स को करके दी है? गाइडलाइंस, एक ही तो गाइडलाइन इश्यू करके दी होगी, बैंकों के लिए कौन-सी गाइडलाइन होती है? सर केवाईसी, एंटी मनी केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, कौन-सी गाइडलाइन बैंक्स के लिए होती है? फिर से नहीं पता, कन्फ्यूज़ हो गए। अरे बेटा जब भी फँसोगे तो ऑल ऑफ द अबव अगर एक ऑप्शन है, अगर एग्ज़ामिनर को ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आपको देना है, तो उसे अपने आप ही सारी चीज़ों को, सब क्वेश्चन्स को, सब आंसर्स को उसी ऑल ऑफ द अबव देने। कह रहा अब अगली बात, इनमें से क्या आपकी जो आरईज़ होती है, रेगुलेटेड एंटिटी नहीं है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आता है सर, एनबीएफसी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी आते हैं, ठीक है? उसके अलावा आपके जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, वो भी आते हैं, पेटीएम करो। सर इसके अलावा जो सिस्टम पार्टिसिपेट है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर्स हैं, ऑथराइज्ड पर्सन है, वो सब आते हैं। पर ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ये नहीं, कह रहा है ये रेगुलेटेड एंटिटी नहीं है सर, ये तो हमारी सीक्रेट एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी। कह रहा अब इसके अलावा थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। इनमें से कौन से एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन नो योर कस्टमर डायरेक्शन? इसमें से केवाईसी की पॉलिसी जब आपने अपने रेगुलेटेड एंटिटी के लिए इश्यू, तो उसमें क्या इंक्लूड होता है? कह रहा कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन मॉनिटरिंग ऑफ ट्रस्ट। कह रहा सर सब के सब इंक्लूड हो। कस्टमर को एक्सेप्ट करेंगे, किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो नहीं। कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों आप माँग लेते हैं और उसकी हर एक ट्रांज़ैक्शन को हम मॉनिटर भी करते हैं। यस। कह रहा अब अगली बात पर आता हूँ। कह रहा सर ये तो हो गया। इनमें से क्या इज़ अ सेंट्रल नेशनल एजेंसी जो कि इन्फॉर्मेशन आई मीन कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है, एनालाइज़ करती है, सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन।
एजेंसीज और फॉरेन यूनिट, FIU इंडिया, जापान, US, UK। भाई मुझे क्या मतलब बाकियों से, मुझे तो भारत देश से मतलब। हमारे लिए ये सही आंसर है। उनके पास हो सकती हैं अपनी पर मेरे सिलेबस में तो सर यही है। मैं तो इसी की। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे आऊँ, अगर हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की बात करें, तो इनमें से क्या एक करेक्ट, सर अगर मैं आपकी बात बताऊँ ना, आपका आंसर यहाँ पर पता है क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्या देखो, पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है, रिवाइज़ करने के लिए। FIU के अंदर क्या-क्या फंक्शंस आते हैं? कलेक्शन ऑफ आता है, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन आता है, एनालिसिस ऑफ सेंट्रल रिपॉजिटरी का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है, रिसर्च एनालिसिस का काम भी कह रहा, तो ये आंसर इज़ ऑल ऑफ द। आगे चल, अगली बात पर आते हैं। कह रहा अगर हम लोग बात करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट या ईडी, तो वो एक एनफोर्समेंट यूनिट ज़रूर है इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कह रहा ठीक है। कह रहा पर इसकी शुरुआत कहाँ से? अब हम बेटा एंटर कर चुके हैं अगले फंडे में। अगले फंडे में एंटर, ईडी की अगर मैं बात करता हूँ, तो ईडी की शुरुआत कहाँ से हुई? ईडी वाज़ समवेयर वाज़ अराउंड, ये वो एक्ट था फेमा जहाँ पर ईडी की शुरुआत हुई। पीएमएलए तो बाद में आया, जहाँ पर आके हम लोग आज उसे ट्रैक कर क्या फेमा आया आपके पास, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बट उससे भी पहले, अच्छा ये दोनों ही करेक्ट आंसर हैं, तो यहाँ पर फेमा होना चाहिए था और 199 था, तो काट दिया। आपका आंसर है ये वाला। अगली बात पर आता हूँ, क्या आपका जो ईडी है, ये हमारा मेरा है क्या सर? आपका ही है हमारे लिए तो। चलो, अब एक और बात को समझते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है? एक मल्टी डिसिप्लिनरी और जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है और वायलेशन हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की। इनमें से कौन से एक्ट के अंदर ईडी काम करता है? मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में, फेमा में, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, सर सब में काम करता है। ईडी तो इन सारे पैरामीटर्स काम करने के, ठीक है जी। ये चलते हैं, ईडी हो गया बहुत। अब हम लोग आ चुके हैं अगले चैप्टर पे, जिसका नाम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक। अब इन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो दैट मीन्स इन इंडिया मीन्स एनी, कोई भी इंसान के अगेंस्ट हमने अरेस्ट वारंट निकाल दिया, शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या है, और किसी भी कोर्ट से इसमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है, ऐसा कोई इंसान, अगर मैं उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करूँ, तो मैं कब डिक्लेयर करूंगा? जब वो इनमें से कौन सी कंडीशन को फुलफिल करता है। सर इंडिया छोड़ के भाग गया हो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अवॉइड करने के लिए, और वापस आने से मना कर रहा है, दोनों ही कंडीशन, बोथ ए एंड बी, दोनों ही कंडीशंस अगर वो फुलफिल करता है, तो ही मैं कहूँगा कि वो हमारे यहाँ से भागा हुआ भगौड़ा है और सर हमारे यहाँ वापस नहीं आता, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की अगर मैं बात करूँ, तो वो कौन है जिसने ऑफेंस किया हो कितने का? 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपए, और तो वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक, कह रहा छोटे-मोटे को तो पकड़ते ही नहीं है, पकड़ेंगे इसको किसको? सीधा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक। इनमें से क्या एक शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है देवियों और, इनमें से क्या एक शेड्यूल्ड ऑफेंस पड़ा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को लेकर? नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसमें आपके पास इंडियन पीनल कोड, नेगोशिएबल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी हाँ, आरबीआई, यानी आपके पास सेंट्रल एक्साइज, कस्टम, बेनामी और प्रिवेंशन ऑफ मनी ऑफ करप्शन है। सेबी के एक्ट में, एलएलपी में, सीआरए के, कंपनीज एक्ट में, ब्लैक मनी, आईबीसी, जीएसटी में, सब जगहों पर कोई भी कोई ना कोई एक्ट तो पस कर निकल कर आ ही रहा है, जहाँ ये हम लोग शेड्यूल्ड ऑफेंस कहते हैं। सर लीगल मेट्रोलॉजी में ऐसा कुछ भी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ऐसा कुछ, राइट प्रोसीजर क्या है? इसमें से सही सीक्वेंस क्या है? अगर मान लो किसी भी डिक्लेयर करना है कि भाई ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक, तो सर सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो सर मैं एक डायरेक्टर को अपॉइंट करता करता हूँ, द प्रिवेंशन लॉन्ड्रिंग एक्ट, कम से कम डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन का वो इंसान हो और जिसे लगता भी हो, जिसके पास खबर हो कि भाई एक इंसान ने हमारे यहाँ क्या है, गड़बड़ करी। ठीक है सर, तो सबसे पहले आएगा ये,
इसके बाद जो अगला स्टेप जिसपे हम लोग फिर वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है और एप्लीकेशन फाइल की जाती है हाँ, स्पेशल कोर्ट पे और फिर स्पेशल कोर्ट उस कंसर्न्ड बंदे को एक नोटिस इश्यू करता है ए के बाद सी। बेटा टाइम बचाने के लिए पहले ही देख लेना ए के बाद सी। अगर स्मार्ट हो तो दिमाग पहले ही लगा लेना। अगर आपको लग रहा है ए के बाद डी आएगा, ए के बाद कुछ और आएगा, तो जहां पर सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जो दो ऑप्शंस उनमें से ही जवाब। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सर ठीक है, अब स्पेशल कोर्ट उसको बुला लेता है, नोटिस इश्यू कर देता है, वहां में कर देता है और नोटिस को फॉरवर्ड कर दिया जाता है जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वहां पर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में। ओके, अब अल्टीमेटली अगर नोटिस सर्व कर दिया गया तो हैं जिस भी नोटिस इशू किया है तो आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलता है जवाब देने का। कह रहा सर 1 हफ्ते मिला, 1 हफ्ते के अंदर आप नहीं। कह रहा ओहो हो! अब क्या करें? कोई बात नहीं। आपको सर सीधा-सीधा बोला विल रिक्वायर द पर्सन टू अपीयर विदिन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट। पॉइंट नंबर 3 एंड देन पॉइंट यानी कि सबसे पहले ए के बाद सी के बाद ए, सी, डी, ए, सी ये रहा। ऐसी तो बात है। इसके अलावा भी क्या होगा डिक्लेरेटिव एग्जाम यहाँ पर आप शुरू करते होगे कि भाई आपके जो स्पेशल कोर्ट है तो पूरा भरोसा है कि इंसान ने करा है। अब अगली बात पर क्योंकि रैपिड रखना है तो रैपिड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट। बच्चों अब हम फिजिटिव इकोनॉमिक पे आ गए हैं। परेशान मत हो, गड़बड़ मत कर। अगर इस सिनेरियो के यहाँ पर प्रॉपर्टी अटैच होती है तो कौन करेगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर और कितने टाइम के अंदर वो उस प्रॉपर्टी अटैच कर अगर मान लो ऑर्डर आ गया तो पहली बात कितने टाइम के अंदर अटैच कर कह रहा सर 30 डे विद इन 30 डेट अवे फ्रॉम द ऑर्डर आपको ये अटैचमेंट। अब आपने प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, कितने दिन तक के लिए वो अटैच रही? शैल बी अटैच फॉर अ पीरियड ऑफ 80 डेज एंड 180। करेक्ट। कह रहा अगली बात, कह रहा अब एक और चीज, डायरेक्टर या कोई और इंसान नॉट बिलो द पोजीशन ऑफ डिप्टी जिस हिसाब से उसके पास तो ये लगता है कि किसी इंसान के पास पोजीशन ऑफ क्या अब वो जाकर ऐसा हो सकता है कि वो दया को अपने साथ ले जाए और बोल दे कि दया इसका दरवाजा तोड़, दया ये दरवाजा तोड़ दो। तो क्या ऐसा दरवाजा वगैरह तोड़ने के लिए उसको किसी की परमिशन चाहिए? कोर्ट से परमिशन लाएगा कि जी हम तो गए थे दरवाजा बंद था, या दरवाजा तोड़ देगा उसके बाद सीधी सीधी परमिशन? सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेकार क्वेश्चन आपने बनाया, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। ही डज नॉट नीड दिस। यार सर कोई दिक्कत ही नहीं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जहां पर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लगे हुए, अब मान लो एक प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली, मेरे पास गलत पैसा था और उसके अंदर बैंक का पैसा भी मैंने लगवा दिया, थोड़े से पैसे मैंने दिए और थोड़े से पैसे मैंने बैंक के भी लगवा दिए। यार अगर कोई भी इंसान अगर ये क्लेम करता है कि उसका इंटरेस्ट है और बोनाफाइड गुड फेथ का इंटरेस्ट है और उसे नहीं पता था कि मेरे एक पार्टनर ने मेरे साथ प्रॉपर्टी ले ली, मेरे पास पैसा किडनैप, उसके पास तो ईमान, कह रहे ये ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा? प्रॉपर्टी होल्डर के पास, डायरेक्टर जिसने अरेस्ट किया, कोर्ट डिसाइड करेगा, एनी ऑफ देम। सर प्रॉपर्टी होल्डर के पास जो इंडिविजुअल है जिसकी प्रॉपर्टी है, अगर वो आ जाते हैं ई वाले और आकर कहते हैं भाई हम तो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करेंगे, भाई साहब रुक जाओ, मैं तुम्हारे को साबित करके दिखाता हूँ कि मेरी तो खून पसीने की कमाई है। सर खून बहा दे सर वहां पर। नहीं, नहीं ऐसा नहीं कर भाई, खून-वून नहीं बनाना, बस आपकी रिटर्न्स वगैरह आपकी इनकम को क्लियर कर दोगे, तो फिर वो लोग अपने आप ही वापस। ठीक है, सर्च ऑफ पर्सन अच्छा एक और चीज़ कि अगर हम लोगों ने अपील की बात करें, अगर कोई भी इंसान स्पेशल कोर्ट जाता है और स्पेशल कोर्ट से वो खुश, स्पेशल कोर्ट से क्या होगा? सर वो हाई कोर्ट चला जाएगा और हाई कोर्ट जाना है उसको विदिन अ पीरियड ऑफ 6 डेज़ प्लस 30 डेज़ की एक्सटेंशन अगर वो भी अलाउ हो जाए, 30 डेज़ सॉरी प्लस एक्सटेंशन। हाई कोर्ट जो यहाँ पर है, किस टाइप के केसेस को देखता है? क्या हाई कोर्ट आपको ये कहेगा कि ठीक है भाई तुम जैसा मर्ज़ी केस लेकर मेरे पास आ जाओ, चाहे वो मैटर ऑफ फैक्ट्स है, चाहे वो मैटर ऑफ लॉ है, तुम परेशान हो तो आ जाओ कोई बात नहीं, कुछ तुम्हारे यहाँ देख
बताओ भाई, कौन से केसेस को हाई कोर्ट मैटर ऑफ फैक्ट लॉ। बच्चा परेशान क्यों होता है? बच्चा कहता है सर मैटर ऑफ फैक्ट्स तो वो देखता नहीं, मैटर ऑफ लॉ देखता है। नहीं बेटा, सर इस अगली बात पर लेकर आता हूँ। अगर इनकंसिस्टेंसी हो जाती है कहीं पर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट एंड वर्सेस स्ट्रेट अवे लड़ाई हो जाती है आईपीसी। कह रहा सर तो हम कौन से एक्ट, आपने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक एक्ट भी देखा है, आपने इंडियन पीनल कोड भी देखा है, तो इनमें से कौन सा एक्ट ऐसा होगा जो Yes, sir. Provisions of Fugitive Economic Offender Act will. सर आईपीसी से भी बड़ा हो चुका है ये। यस, कंपनीज एक्ट ने कोई सजा बताई और बाकी किसी और एक्ट ने सजा बताई, तो हम सीधा कहते हैं कंपनीज एक्ट को भाई तू चुप करके बैठ जा। पर यहाँ पर मामला जो है, कह रहे सर देश का लेकर भाग गया ईमानदार टैक्स, अब उसके पास जो पैसा है भाई सरकार का थोड़ी है, आपके जैसे मेरे जैसे लोगों का पैसा है। अब वो जो हमारी ही डेवलपमेंट में था वो भाई लेकर, ओ क्या, दैट्स इट। ब्रेक सर ब्रेक लगाते हैं, मतलब आज की क्लास को यहाँ रैप अप करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस बच्चों बीच में ज़रूर, इन्हें करना मत भूलना। ये डीपी को अटैच करके दे दूँगा, ऐप से इसे डाउनलोड कीजिएगा और बाकी के भी बहुत सारे तरीके से हैं, भूलना। थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यून्ड।